आज बात मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 में इटली में होता है और इनकी मृत्यु 1952 में होती है। ये इटली की प्रथम महिला फिजिशियन है जिनको एमडी की डिग्री मिलती है, वो भी मात्र 24 वर्ष की अवस्था में, यानी ये बहुत टैलेंटेड थी। और डॉक्टर बनने के बाद ये मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा करने लगी। तो मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा के संबंध में इन्होंने अध्ययन किया कि अगर मंदबुद्धि बालकों को सही ट्रेनिंग दी जाए, सही एजुकेशन दिया जाए, तो भी सामान्य बुद्धि के बालकों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, उनके तरह जीवन यापन कर सकते हैं। इन्होंने एक विद्यालय स्थापित किया जिसे पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इन्होंने देखा कि सामान्य बुद्धि के जो बच्चे हैं 3 साल में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही मंद बुद्धि के बालक 6 साल की अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। यानी एज का डिफरेंस है, बट नॉलेज एक्वायर किया जा सकता है मंद बुद्धि के बालकों के द्वारा भी। तो बालकों के संबंध में इनकी एक धारणा है कि बालक वास्तव में बहुत पवित्र होते हैं, आध्यात्मिक गुणों से संपन्न होते हैं, इनके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, सभी गुण होते हैं। और बालक की तुलना पौधे से की, बीज से की। पौधा जो है वह स्वाभाविक उत्पत्ति होता है, नेचुरल डेवलपमेंट उसका होता है। पौधे का विकास कितना होगा ये जल, वायु और प्रकाश की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगर जल, वायु और प्रकाश की पर्याप्त मात्रा मिले तो पौधे का स्वाभाविक विकास होना है। इसी तरह अगर बालक को भी उसकी रुचि, योग्यता और अवस्था के अनुरूप शिक्षा मिले तो उसका भी सर्वांगीण विकास होगा, स्वाभाविक विकास होगा। नेचुरल ग्रोथ पे इनका फोकस है। अब शिक्षा के संबंध में इनका क्या विचार है, शिक्षा किसे कहते हैं? तो इन्होंने कहा स्वाभाविक विकास हेतु सक्रिय सहायता ही शिक्षा है। बच्चे का नेचुरल डेवलपमेंट होगा, उसमें टीचर, पेरेंट्स या जो भी इन्वायरमेंट है, जैसे पौधे के डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट चाहिए उसी तरह बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी इन्वायरमेंट चाहिए। तो जो भी इन्वायरमेंट है जो सहायता कर रहा है बच्चे के विकास में वही शिक्षा है। अब यहाँ टीचर भी हम जान लेंगे। टीचर क्या है? तो टीचर निर्देशिका है। अब टीचर 2 तरह के, एक मेल और दूसरा फीमेल हो सकते हैं, यानी अध्यापक और अध्यापिका। मॉन्टेसरी पद्धति में अध्यापक की अपेक्षा अध्यापिका को ज़्यादा प्रीफर किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये बाल मन को समझने वाली होती हैं और मानवीय संवेदना, दया, सहानुभूति, सेवा, शुश्रूषा जैसे गुणों से संपन्न होती हैं। और इनको निर्देशिका कहा। निर्देशिका क्यों कहा? इसलिए क्योंकि टीचर को ज़्यादा इंटरफेयर करने की अनुमति नहीं है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में। टीचर को बस बच्चे के स्वाभाविक विकास को देखना है, ऑब्जर्व करना है और समय समय पे उसको निर्देशित करना है। तो निर्देशन करने के कारण निर्देशिका कहा। और पुरुष की अपेक्षा महिला शिक्षक को इन्होंने प्रीफर किया। और वो भी शिक्षिका जो है बाल मनोविज्ञान की जानकार होनी चाहिए। एम ऑफ एजुकेशन क्या है? तो टू मेक पेटेंट व्हाट इज पेटेंट, यानी जो कुछ बालक में पहले से निहित है, जो भी ज्ञान की रश्मियाँ पहले से हैं उसी को प्रकट करा देना, उसी का विकास कर देना, यानी अंतर्निहित गुणों का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के सिद्धांत क्या है मारिया मॉन्टेसरी के? तो 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पहला है फ्रीडम। फ्रीडम माने बच्चे को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उसके नेचुरल ग्रोथ के लिए। यहाँ पे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के अंतर को समझ लिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब है स्वतः कार्य करना, अपनी प्रेरणा से कार्य करना, जबकि स्वच्छंदता का मतलब है अनियमित ढंग से, बेढंगे कार्य करना। तो स्वच्छंदता को नियंत्रित करना है, स्वतंत्रता को प्रमोट करना है, यही टीचर का काम है, यही अध्यापिका का काम है। दूसरा प्रिंसिपल है सेल्फ एजुकेशन, यह स्वयं शिक्षा लेना। समस्या जब आती है तभी शिक्षा होती है, समस्या के समाधान का नाम शिक्षा है। अब टीचर का क्या यहाँ पे रोल होगा? तो टीचर का रोल ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो बच्चे के सामने समस्या दे और बच्चे को उस समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रेरित करे। बच्चा अगर समस्या को सॉल्व करता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होगी और यही आनंद पुरस्कार है। क्योंकि मॉन्टेसरी सिस्टम में अलग से पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है, जैसा कि फ्रोबेल के एजुकेशन सिस्टम में उपहार की व्यवस्था की गई है। तो मॉन्टेसरी सिस्टम में पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है। समस्या के समाधान करने से मिलने वाली संतुष्टि ही मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में पुरस्कार है। तीसरा है प्ले, यानी खेल के द्वारा शिक्षा। खेल ही शिक्षा का माध्यम है, इसलिए हर विद्यालय में बड़ा सा प्ले ग्राउंड होना चाहिए और बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलने की
भरपूर स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब मेथड की अगर बात करें कि किस मेथड से टीचिंग हो, तो यहाँ पे मेथड में सबसे पहले है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे ज्ञानेंद्रिय नेत्र, कान, आँख, जीवा, त्वचा, और कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, वाणी, जननेंद्रिय और गुदा, इन सब की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम सबको पता है कि आँख की क्या भूमिका है, देखेंगे तभी हम रंग को भी जान पाएंगे, आकार को भी जान पाएंगे। तो देखने की क्षमता कैसे विकसित हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स भी है, कुछ अभ्यास भी है, जैसे आंख बंद करके भी किसी चीज़ को देखने का प्रयास करना, इससे भी हमारी देखने की क्षमता बढ़ती है, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है। इसी तरह कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, वाणी, गुदा, यहाँ अच्छी बात यह है कि हर तरह के कर्म करने की वहाँ पे व्यवस्था होती है। हर तरह के कर्म का मतलब क्या है, जैसे स्नान ध्यान करना, कपड़े धुलना, सफाई करना, शौचालय की सफाई करना, ये सारी चीज़ें वहाँ शिक्षा के अंतर्गत मानी जाती हैं। यहाँ एक चीज़ और, ज्ञानेंद्रियों के पृथक्करण का सिद्धांत। ज्ञानेंद्रियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है, एक समय में एक ही इंद्रिय का प्रशिक्षण होना चाहिए। ये नहीं कि एक साथ सभी इंद्रियों का प्रशिक्षण शुरू कर दीजिए, नहीं, पहले पृथक पृथक सभी इंद्रियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। क्यों? बालक क्या है, 3 से 7 साल की अवस्था के बालक, अवस्था के बच्चे की बात हो रही है मॉन्टेसरी सिस्टम में, 3 to 7 ईयर चाइल्ड। इसलिए इसके एक एक इंद्रिय, अगर आँख की इंद्रिय का प्रशिक्षण चल रहा है तो सिर्फ आँख के प्रशिक्षण पे ही फोकस होना चाहिए। यही ज्ञानेंद्रियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। और जब सभी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण हो जाए तो सभी का सामूहिक प्रशिक्षण भी होना चाहिए। दूसरा है प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियरल लाइफ, व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। जैसे व्यवहारिक जीवन, कोई मिले तो प्रणाम करना चाहिए, किसी का सत्कार करना चाहिए, किसी को बैठने को कहना चाहिए, इस तरह की चीज़ें भी शिक्षा का अंग हैं। अगला है लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग में एक महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने कहा पहले राइटिंग पे फोकस होनी चाहिए, देन रीडिंग। पहले रीडिंग नहीं, पहले राइटिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि राइटिंग करने में उच्चारण जैसी समस्या नहीं आती है। रीडिंग के लिए तो उच्चारण भी एक समस्या के रूप में आती है। और राइटिंग करते करते बालक पढ़ना भी सीख जाता है। लिखने में पढ़ना पहले से ही शामिल है। जो 4 बेसिक लैंग्वेज के स्किल हैं, लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना, तो उसमें शुरुआत कैसे होगी? राइटिंग से होगी। ये ऐसे भी क्लियर हो जाएगा कि जब हम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को ही प्रशिक्षण देंगे, कर्मेंद्रिय जैसे हाथ का हम प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो हाथ को प्रशिक्षित करने के क्रम में वो कलम पकड़ना भी सीख जाएगा, और जब सीख जाएगा तो वो लिखना भी सीख जाएगा, और लिखना सीखने के बाद उसे पढ़ना भी आ जाएगा। अदर सब्जेक्ट्स की टीचिंग कैसे हो, जैसे गणित, कला, संगीत, विज्ञान, तो इसकी शिक्षा शिक्षण यंत्रों के माध्यम से करने पे फोकस किया गया है। शिक्षण यंत्र मॉन्टेसरी पद्धति की अपनी विशेषता है। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने बहुत सारे शिक्षण यंत्र बनाए। इसमें शिक्षण यंत्रों को डिडैक्टिक अपैरेटस भी कहते हैं, शिक्षा के उपकरण भी कहते हैं। इसमें क्या है, जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, इस तरह के बहुत सारे जितनी आकृतियां हमारे आसपास में दिखती हैं, उन आकृतियों की तरह के शिक्षण यंत्र बनाए इन्होंने। आजकल मार्केट में आप देखिए, अपने बच्चों के लिए भी खरीदते होंगे, प्लास्टिक के खिलौने डिफरेंट आकार के होते हैं, उस पर बहुत सारे अक्षर लिखे रहते हैं, अंक लिखे रहते हैं, तो ये सब भी शिक्षा के उपकरण हैं और मॉन्टेसरी पद्धति में पहले से ये इम्प्लीमेंटेड है। स्कूल कैसा होना चाहिए? तो स्कूल बच्चों के मनोअनुकूल होना चाहिए, यानी उनकी दीवारों पे, स्कूल की दीवारों पे बच्चों के मन मुताबिक चित्र होने चाहिए। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होना चाहिए जहां खूब खेलें, कुर्सी, मेज, स्टूल सब बच्चों के अनुकूल होना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रखें और उसको एंजॉय करें। करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो बच्चे की रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? ज्ञान ज़्यादा देना चाहिए कि क्रिया यानी एक्टिविटी करानी चाहिए? तो एक्टिविटी पे फोकस होना चाहिए। क्रिया प्रधान शिक्षा होनी चाहिए, ज्ञान प्रधान नहीं और कल्पना प्रधान भी नहीं। मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति में कहीं भी कल्पना की बात नहीं है। यहाँ फेयरी टेल्स की बात नहीं है। फेयरी टेल्स क्या होता है? काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, और इसका बहुत बड़ा योगदान है
मस्तिष्क के विकास में, कल्पना शक्ति के विकास में, लेकिन मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में कल्पना और फेयरी टेल्स जैसी कहानियों पे फोकस नहीं है, इसमें साहित्य की बात नहीं कही गई है। ये इस पद्धति की एक कमी मानी जा सकती है। अब आइए मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा रचित कुछ पुस्तकों को जान लें, इनसे भी उनके शैक्षिक विचारों के बारे में एक समझ विकसित होती है। एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड। डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड नामक बुक में वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती हैं। किसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण? बच्चे का, कि बच्चे का चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे है। यहाँ पे एक शब्द आता है मनोवैज्ञानिक क्षण, साइकोलॉजिकल मोमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए इस क्षण को जानना। कोई कोई क्षण ऐसा होता है जब कोई बालक किसी विशेष कार्य को करने के लिए या सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है, यानी उतावला होता है। अगर शिक्षक इस क्षण को पहचान ले तो उस समय बच्चे का बेहतर ट्रेनिंग हो सकती है, बेहतर ढंग से उसको एजुकेट किया जा सकता है। तो मनोवैज्ञानिक क्षण को जानना शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी किताब है द सीक्रेट ऑफ द चाइल्डहुड और तीसरी है द मॉन्टेसरी मेथड। हमने अभी मॉन्टेसरी मेथड की बात की। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ज्ञानेंद्रियों के पृथक्करण का सिद्धांत, प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियरल लाइफ, लैंग्वेज टीचिंग, अदर सब्जेक्ट टीचिंग। तो ये मेथड ऑफ मॉन्टेसरी मेथड के अंतर्गत ये उनकी किताब से लिए गए हैं। अगला है एजुकेशन फॉर ए न्यू वर्ल्ड और एक और किताब है चाइल्ड ट्रेनिंग। तो मैं समझता हूँ कि मारिया मॉन्टेसरी और उनकी शिक्षा दर्शन के बारे में एक सामान्य समझ बनाने में मदद मिली होगी। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि आज के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में बीएड के कार्यक्रम हो या डीएलएड का प्रशिक्षण सेशन हो या टीचर और प्रधानाध्यापक की बहाली हो, सब जगह मारिया मॉन्टेसरी और उनकी शिक्षण विधि सिलेबस का अंग है। निश्चित रूप से हम सबके लिए लाभदायक होगा और इनके विचारों को जानना और अपनाना हमारे लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक होगा। मैं समझता हूँ कि आप सबको भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।